हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 28। मृगांशी ने अपना प्लान सबको बता दिया था, जो सुनकर सब शॉक थे। लेकिन मृगांशी और चित्रा के बहुत समझाने पर वो लोग इस बात के लिए मान गए। सबके मान जाने पर चित्रा और मृगांशी ने अपना सिर पूरे कमरे में घुमाया तो उन्हें वहां काफी सारी राइफल्स, बंदूकें और गोलियां दिखी। साथ ही काफी सारे टाइम बॉम्ब भी दिखे, जिन्हें देख मृगांशी ने एक नजर चित्रा को देखा। उसके देखने के इशारे को समझ चित्रा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही उस झोपड़ी के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा बैजू बाकी दोनों आदमियों की क्लास लगा रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन सबके कान खड़े हो गए। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक उस कमरे के अंदर से धड़ाधड़ गोलियों चलने की आवाज आने लगी। उन गोलियों की आवाज से सब चौंक गए और हड़बड़ाते हुए झोपड़ी की तरफ भागे। उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच बैजू ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही बैजू समेत उसके सारे गार्ड्स अंदर आ गए। अंदर पहुंच उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ मृगांशी और चित्रा ही मौजूद थे। वो दोनों काफी डरी और घबराई हुई लग रही थी। डरती भी क्यों ना, इतने सारे हटे कट्टे मुस्टंडे हैवान जैसे आदमियों को देखकर कोई भी डर जाए, फिर ये दोनों तो बस एक मासूम सी लड़कियां थी। वो सारे आदमी उन दोनों को देख समझ नहीं पा रहे थे कि बाकी के लोग कहाँ चले गए। वही दरवाजे के आड़ में छुपे तीनों लोग उन सब के अंदर आते ही चुपके से बाहर निकल गए। बाहर निकल ओमजा जी ने आंसू भरी निगाहों से अंदर दोनों को देखा। उन्हें उन दोनों को यहाँ छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये करना पड़ रहा था। ओमजा जी का दिल उन दोनों को ऐसे छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें ये पता था कि अगर वो यहाँ से बच गए तो प्रत्युष को सब बताकर वो इन दोनों को भी बचा लेंगी। इसी वजह से वो जाने के लिए तैयार हो गई थी। ऋषभ इस वक्त काफी मजबूर था, इसी वजह से वो उन दोनों की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। वो तीनों इस वक्त भी दरवाजे पर खड़े होकर अंदर की तरफ बेबसी से देख रहे थे। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए और खुद को संभालते हुए ऋषभ ने धीरे से चलने को कहा। कुछ ही देर में वो लोग भागते हुए काफी दूर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युष अपनी कार से ऋषिकेश के हर सड़क पर घूम रहा था। उसकी कार हवा से बातें करते हुए जा रही थी। कार में बैठा मृदुल काफी टेंशन में था। वही ड्राइव कर रहे प्रत्युष के चेहरे पर काफी भयानक एक्सप्रेशन थे। तभी मृदुल का फोन फिर से बज उठा। फोन के बजते ही मृदुल ने जल्दी से फोन उठाकर देखा तो डेविड का नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। डेविड का नाम देखकर मृदुल ने जल्दी से कॉल उठाया। कॉल की दूसरी तरफ की बात सुनकर मृदुल ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए ठीक है कहा और कॉल काट दिया। कॉल के रखते ही उसने प्रत्युष को देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया तो उसकी सांसें हलक में आ गई, क्योंकि प्रत्युष की बेहद लाल आंखें मृदुल पर ही टिकी हुई थी, जिससे एक पल को मृदुल भी सहम गया था। तभी प्रत्युष ने दांत पिसते हुए मृदुल को देख कहा, बताओ मुझे, कहाँ है वो लोग? ये सुन मृदुल ने कहा, वो लोग शहर के बाहर वाले जंगल के अंदर मौजूद है। इतना बोल मृदुल ने अपने फोन में आए डेविड के मैसेज को ओपन करके दिखा दिया। मैसेज देखते ही प्रत्युष ने बिना एक भी पल गवाए अपनी गाड़ी की जंगल की तरफ भगा दिया। उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी उसी तरफ चल दिए। वही जंगल में मृगांशी और चित्रा उन सभी को डर और खौफ से देख रही थी। वही बैजू का गुस्से से पारा हाई हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ओमजा और बाकी लोग उनकी गिरफ्त से बचकर भाग चुके हैं। ये सब जानते ही बैजू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तभी डर के मारे दोनों लड़कियां दरवाजे की तरफ भागने को हुई कि अचानक बैजू ने दोनों की एक एक बाजू पकड़ी और उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया। धक्का लगते ही चित्रा और मृगांशी नीचे फर्श पर गिर गई, जिससे दोनों के पैरों पर थोड़ी चोट लग गई। तभी उनके कानों में बैजू की आवाज पड़ी, तुम दोनों लोंडियों ने हमरा सारा काम बिगाड़ दिया रे। अच्छा ना किया ये तूने, बिल्कुल अच्छा ना किया। इसकी भरपाई तो तुम दोनों को करना पड़ेगा। इतना बोल वो गुस्से से पीछे मुड़कर बोला, तुम लोग क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ जाकर पकड़ो उन्हें। बचकर नहीं जाने चाहिए वो लोग, वरना वो गोरी मेम हमें गोलियों से भून देगी। इतना बोल वो उन लोगों को गुस्से से घूरने लगा। उसकी बात सुन वहां खड़े दो गार्ड्स भागते ही उसी तरफ निकल गए,
जहां से अभी अभी ऋषभ और बाकी लोग भागे थे। तभी मृगांशी खड़ी हुई और बोली, देखो, हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हमें जाने दो। इतना बोल वो रोते हुए बैजू को देखने लगी। इस पर बैजू का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मृगांशी के सामने आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसका थप्पड़ लगते ही मृगांशी जमीन पर गिर गई और उसके होंठों के किनारों से खून बहने लगा। मृगांशी के गालों पर बैजू की पांचों उंगलियां छप चुकी थी। वही मृगांशी को थप्पड़ लगता देख चित्रा की मुठिया गुस्से से कस गई, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। तभी बैजू दांत पिसते हुए बोला, आज तेरी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया और तू कह रही है क्या बिगाड़ा है तूने। साली कमीनी, तुम दोनों को तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ता, लेकिन अब तो तुम दोनों की लाश ही इस कमरे से बाहर जाएगी। इतना बोल बैजू ने अपने एक हाथ से चित्रा के बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसके ऐसे करते ही चित्रा की दर्द से चीख निकल गई और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी दर्द से चीख सुनकर बैजू उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला, और चीख कमीनी, दर्द हो रहा है ना तुझे? मुझे भी बहुत हुआ जब तुम दोनों ने मिलकर मेरे शिकार को आजाद करा दिया। सोच, उस वक्त हमको कितनी तकलीफ हुई होगी। इतना बोल उसने चित्रा को भी एक तरफ की दीवार के साइड धक्का दे दिया, जिससे चित्रा जाकर दीवार में टकरा गई। दीवार से टकराने की वजह से चित्रा के सिर पर काफी चोट लग गई, जिससे खून की धारा बहने लगी और वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। उसे इतनी तकलीफ में देख मृगांशी जमीन पर ही खिसकते हुए चित्रा के पास जाने लगी। मृगांशी धीरे धीरे चित्रा की तरफ बढ़ ही रही थी कि बैजू के पीछे से वही गार्ड निकला जो दोनों को यहाँ लेकर आया था। मृगांशी के पास पहुंच उसने उसे उसके बालों से पकड़कर उठाया। उसे देख डेविल स्माइल करने लगा। उसकी हंसी से उसके अंदर की हैवानियत झलक रही थी। वही बैजू अब सामने रखे सोफे पर बैठकर ये सब देखने लगा था कि तभी उस आदमी ने मृगांशी के कुर्ती का एक बाजू फाड़ दिया, जिसे देख मृगांशी चिल्लाते हुए रोने लगी और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। इतने में उस आदमी ने मृगांशी की दूसरी बाजू भी फाड़ दी और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। वहीं ये सब देख चित्रा खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और उस आदमी को अपने नाजुक हाथों से मारने लगी। लेकिन उस आदमी के बुलडोजर जैसे शरीर का चित्रा के छोटे और नाजुक हाथ कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन इस वजह से भी चित्रा ने उसे मारना बंद नहीं किया। वो किसी भी हाल में मृगांशी को बचाना चाहती थी। उसके बार बार मारने से वो आदमी इरिटेट हो गया और उसने चित्रा को धक्का दे दिया। दोबारा धक्का लगने से चित्रा फिर से किसी चीज से टकरा गई। चित्रा के इस तरह से टकराने की वजह से साइड में लगा वो मिनी कैमरा टूटकर नीचे गिर गया, जिससे उसकी फुटेज उतने पर ही रुक गई। उस कैमरा के टूटते ही अभी तक की सारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेव हो गई। वही वो आदमी अब मृगांशी को धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ने की तैयारी में था और मृगांशी रोते हुए पीछे की तरफ जा रही थी। ये सब नजारा वहां खड़े बॉडीगार्ड्स हंसते हुए देख रहे थे। साथ ही बैजू भी वहां बैठा अपनी पारी का इंतजार कर रहा था कि तभी सबके कानों में एक आवाज पड़ी। ये आवाज सुनते ही सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, जहां चित्रा खड़ी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रही थी। उसे दरवाजा अंदर से बंद करता देख बैजू सहित सारे आदमी भी चौंक गए। पर कुछ सोच बैजू चित्रा की खुली गोरी पीठ देखकर काफी सडक्टिव तरीके से बोला, ओ, तो आखिर तुम्हारा मन भी डोल ही गया। अच्छा है, तुम्हें जल्दी समझ आ गया कि चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों हमें जन्नत की सैर कराओ। इतना बोल बैजू शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुन बैजू के सारे आदमी भी बेहद गंदी तरह से हंसने लगे। वही दरवाजे की तरह चेहरा किए खड़ी चित्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके थे। जहां अभी उसके चेहरे पर डर, घबराहट और बेबसी दिख रही थी, वही अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई थी। तभी वो आदमी चित्रा को देख आगे मृगांशी की तरफ मुड़ आ तो चौंक गया, क्योंकि अब मृगांशी उसके सामने जमीन पर नहीं थी। अचानक उसके मुंह से निकला, कहाँ गई ये लड़की? इस पर सभी लोगों का ध्यान उसी पर चला गया। तभी वो लोग पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाने लगे। तभी कुछ देखकर बैजू की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि
मृगांशी ठीक उसके सामने की चेयर पर अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठी थी। उसे अपने सामने बैठा देख बैजू हैरानी से बोला, तू तू यहाँ कब बैठी? और क्या हुआ तुझे? डर खत्म हो गया क्या? इतना बोल वो मृगांशी को देखने लगा। तभी उसके इस सवाल पर चित्रा आगे आते हुए बोली, डर? डर की बात तू कर रहा है? डर क्या होता है ये अब तुझे पता चलेगा। इतना बोल वो भी आकर एक चेयर पर बेहद रौब से बैठ गई। उन दोनों को इतना बेफिक्र होकर अपने सामने बैठा देख सबकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी कि तभी मृगांशी बोली, मुंह बंद करो बे अपना, वरना जिंदगी में कभी मुंह खोलने लायक नहीं रहोगे। इतना बोल उसने सामने की टेबल से एक सिगरेट उठाए और उसे चित्रा की तरफ उछाल दिया, जिसे चित्रा ने एक हाथ से ही कैच कर लिया और अपने दोनों होंठों के बीच दबा लिया। वही मृगांशी ने भी दूसरी सिगरेट उठाए और उन्हें अपने होंठों के बीच दबाकर सामने रखे लाइटर से एक प्रोफेशनल नशेड़ी की तरह अपनी सिगरेट जला ली और उस सिगरेट के लंबे लंबे कश भरने लगी। वही उन दोनों को ये हरकतें करते देख बैजू और बाकी के सारे आदमी अपनी आंखें फाड़े घूर रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी तक जो दो लड़कियां अपनी जान और इज्जत की भीख मांग रही थी, अब वही हमारे सामने बैठी ऐसे सुट्टा फूंक रही है। तभी चित्रा ने धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा, क्यों बेचिल गुजो, ऐसे आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? इतना बोल चित्रा ने एक डेविल स्माइल करते हुए अपनी नजर उन सब पर फेरी। वही उसकी बात सुन एक आदमी गुस्से से बोला, बहुत जबान चल रही है तेरी। अभी तक हमारे पैरों में गिरकर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और अब हमारे सामने बैठकर ये हरकतें कर रही है। इस पर अब मृगांशी ने उस आदमी को एक नजर देखा। जैसे ही उस आदमी की नजर मृगांशी की नजरों से टकराए, वो आदमी डर से चुप हो गया, क्योंकि इस वक्त मृगांशी कोई और ही लग रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर मासूमियत का एक कतरा भी नहीं था, उसके चेहरे पर भयानक एक्सप्रेशंस थे। तभी वहां खड़ा एक दूसरा आदमी गुस्से से मृगांशी की तरफ खुद गया, पर वो उसे छू भी पाता उससे पहले ही एक गोली उसके सिर के बीचों बीच जाकर घुस गई। गोली चलने से सब हैरानी से चित्रा को देखने लगे, क्योंकि चित्रा ने ही अपने एक हाथ से वो गन चलाई थी। उसका निशाना इतना सटीक था कि वो गोली डायरेक्ट उस आदमी के सिर में जाकर लगी। ये सब देख बैजू काफी गुस्से में आ गया और वो अपनी जगह से खड़ा होकर मृगांशी की तरफ बढ़ा, जिसे देख चित्रा वापस गोली चलाने को हुई कि मृगांशी ने उसे अपने एक हाथ के इशारे से रोक दिया। उसका इशारा देख चित्रा ने मृगांशी के सामने अपना सिर झुका लिया और पीछे हट गई। उन दोनों को इस तरह बर्ताव करता देख वहां खड़े सभी लोग उन्हें कंफ्यूजन से देख रहे थे कि तभी मृगांशी बहुत तेजी से खड़ी हुई और अपने साइड में खड़े एक आदमी का गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ने से उस आदमी के गले की हड्डियां सिर्फ कुछ सेकंड में ही टूट के चूरन बन गई और वो आदमी बेसुध होकर नीचे गिर गया। ये सब कुछ देखकर बैजू और बाकी आदमियों के हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तभी मृगांशी ने गुस्से में एक राइफल उठाए और एक एक करके सबको शूट करने लगी। उसका निशाना इतना परफेक्ट था कि उसकी एक भी गोली खाली नहीं जा रही थी। मृगांशी ने कुछ सेकंड्स में ही उस झोपड़ी में खून की नदियां बहा दी। ये सब देख बैजू का दिल थम गया, उसके पैर कांपने लगे, वो पूरी तरह डर से भर गया। उसकी आंखों में आने वाली मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। वो डर के मारे पीछे जाने लगा कि तभी मृगांशी ने अपनी भयानक नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी इतनी खतरनाक नजरें देखकर बैजू की हालत खराब हो गई और वो हड़बड़ाते हुए नीचे गिर गया। उसे इस तरह डरता देख मृगांशी डेविल स्माइल करते हुए बोली, गलत लड़की से भिड़ गया आज तू, पर शायद आज के बाद तू कभी किसी लड़की से भिड़ने की हालत में नहीं रहेगा। इतना बोल मृगांशी ने उसे अपनी क्रूर नजरों से देखा। उसकी ऐसी नजरें देखकर बैजू डर से कांपते हुए बोला, कोको कौन हो तुम एक मामूली लड़की तो नहीं हो सकती। देखो देखो, मुझसे दूर रहो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं किया है, ये सब तो उस गोरी मेम ने करवाया है। उसने कहा था इन लोगों को किडनैप करने के लिए। देखो मुझे छोड़ दो, प्लीज हमको छोड़ दो। इतना बोल बैजू अपने हाथ जोड़े मृगांशी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वही उसकी बात सुनकर मृगांशी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बैजू के गालों पर अपने पतले हाथों से एक थप्पड़ जड़ दिया।
थप्पड़ पड़ते ही बैजू का गाल एक तरफ झुक गया और उसके मुंह से बल बल खून फेंकने लगा। उसका हाथ इतना पावरफुल था कि बैजू जैसे पहलवान आदमी के जबड़े को भी तोड़ दिया। कुछ देर बाद मृगांशी और चित्रा उस झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। इस वक्त वो झोपड़ी पूरी तरह से आग की लपटों से घिरी हुई थी, क्योंकि चित्रा ने उस पूरे झोपड़ी को टाइम बम से उड़ा दिया था। अंदर से बैजू के दर्द से चीखने की आवाजें आनी भी बंद हो गई थी। ये नजारा देखते हुए मृगांशी ने बहुत बेरहमी से कहा, दी एंड। इतना बोल कुछ ही देर में वो दोनों लड़कियां वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के वहां से निकलने के कुछ देर बाद ही प्रत्युष की कार उस जंगल के बाहर आकर रुकी। कार रुकते ही प्रत्युष भागते हुए अंदर जाने लगा। उसके पीछे मृदुल भी भागते हुए आया। वही प्रत्युष के गार्ड सिर झुकाए उस झोपड़ी को घेरे खड़े थे। जैसे ही प्रत्युष झोपड़ी के पास पहुंचा, उसका दिल रुक सा गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, क्योंकि इस वक्त उसके सामने वही जगह थी जहां उसके घर वाले थे, और इस वक्त वो जगह आग के लपटों से घिरी हुई थी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि इसके अंदर अगर कोई भी इंसान होगा तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। ये सब देख प्रत्युष दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। वही साइड में खड़े मृदुल के नम हो गई। उसका दिमाग भी ब्लैंक हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ जिस जगह पर थी, इस वक्त वो जगह आग में लिपटी हुई है। वही ये सब कुछ देखकर प्रत्युष के आंखों के सामने कुछ चलने लगा। कुछ यादें, शायद कुछ धुंधली यादें। उसे एक आदमी दिख रहा था जो ऊपर से नीचे आग से लिपटा हुआ था। वो चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। उस आदमी की जलती हुई परछाई प्रत्युष के आंखों में चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रत्युष की बॉडी यहाँ मौजूद थी, पर उसका दिमाग सालों पहले की यादों की गलियों में खो चुका है। प्रत्युष को इतना शांत जमीन पर बैठा देख मृदुल समझ चुका था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए कुछ सोच उसने प्रत्युष के कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही प्रत्युष जैसे किसी भयानक यादों से वापस आ गया हो। यादों से निकल उसने एक नजर मृदुल को देखा, जो उसे अपनी नम आंखों से देख रहा था। उसे देख मृदुल कुछ बोलता कि उससे पहले ही उसे किसी की भाग कर आने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज सुनते ही प्रत्युष और मृदुल दोनों ने अपना सिर घुमाकर एक तरफ देखा तो उन्हें दूर से डेविड भागते हुए दिखा। डेविड को देख प्रत्युष ने अपना मुंह फेर लिया कि तभी डेविड भागता हुआ उनके पास आया और जोर जोर से हांफने लगा। पर उसने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए रुक रुक कर कहा, बॉस बॉस, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो लोग जिंदा है। आपकी आपकी फैमिली सेफ है। वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। इतना बोल वो अब थोड़ा नॉर्मल हुआ। वही उसकी बात सुनते ही प्रत्युष और मृदुल के चेहरे हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों से घिर गए। तभी प्रत्युष जल्दी से खड़ा हुआ और डेविड की दोनों बाजुओं को पकड़ बोला, वो लोग बिल्कुल सेफ है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? और उन्होंने कुछ बताया क्या हुआ था उनके साथ? इस पर डेविड ने प्रत्युष को देख कहा, शांत हो जाइए बॉस, आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप सब घर चलिए, वो लोग वही है। इतना बोल वो प्रत्युष के चेहरे को देखने लगा। वो अब धीरे धीरे सख्त हो रहा था। कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।